अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जॉब्स की प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि 16 मार्च 2025 को आपका टेस्ट कंडक्ट होना है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो अब क्योंकि दिन कम है, वक्त कम है हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स MCQ की फॉर्म में आपके साथ शेयर करें ताकि इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकें, उसको ओवरव्यू कर सकें, अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को जज भी कर सकें और जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको मज़ीद इंप्रूव भी कर सकें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी MCQs इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ है, मैंने कोशिश की है कि हर लेक्चर में 30 MCQ आपके साथ शेयर करूँ और ये MCQ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो है वो कॉम्बिनेशन हो। ऐसा ना हो कि किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस्ड हो, ये मिक्स MCQ आपको मैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में से प्रोवाइड करूँ। तो बगैर वक्त ज़ाय किए अब मैंने कोशिश की है कि इसके दुरुस्त जवाब मार्क ना करूं ताकि आप सोच सकें सवाल को पढ़ने के बाद, और इनकेस आप जवाब से वाकिफ़ हों तो आप जवाब के बारे में मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, वरना मैं आपको अल्टीमेटली सवाल डिस्कस करने के बाद उसके जवाब के बारे में भी बता दूंगा। सो पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश और डिक्लेयर अ प्लेस एज एन इन्फोर्समेंट स्टेशन। इन्फोर्समेंट स्टेशन के तौर पे किसी भी जगह को डिक्लेयर करना या किसी भी जगह पे इन्फोर्समेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश करना, ये बेसिकली किसकी अथॉरिटी है, कौन कर सकता है ये? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी एग्जिस्टिंग जगह को डिक्लेयर कर सकती है एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के तौर पे या एक नए इन्फोर्समेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश कर सकती है। उसके बाद दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज एन इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन के तौर पे जो है वो शामिल नहीं है। अब ये कुछ इस तरह के सवाल होते हैं जो बेसिकली आपकी बेयर एक्ट की रीडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप जो है बगौर मुताला करते हैं एक्ट का तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एक्सक्लूड किया गया है स्पेसिफिकली। हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिस को भी इन्फोर्समेंट स्टेशन ना बनाया जा सकता हो, लेकिन एक्सप्रेसली उन्होंने बताया है कि जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है उसमें पुलिस स्टेशन इंक्लूडेड नहीं है। तो पुलिस स्टेशन को एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ये उसमें लॉ में जो है वो क्लियरली बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इस सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि वो लोग जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 16 मार्च को अपेयर हो रहे हैं अपने टेस्ट में, आप तमाम लोग अपनी तैयारी के लिए इसी तरह का प्रिपरेटरी मटीरियल एक्सेस कर सकते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज जो है वो डिवाइडेड है, और हर सब्जेक्ट को हमने मजीद फिर टॉपिक्स में डिवाइड किया है ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स पीरा के सिलेबस को ओवरव्यू कर लें। अगर आप इस प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं जो MCQ फॉर्म में है ताकि आपकी तैयारी को मजीद हम बेहतर बनाएं, तो इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इस वक्त हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं, तो आप अगर मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब इस सवाल को सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हु इज द इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन। अब जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है इसका इंचार्ज कौन होगा? तो इन्फोर्समेंट स्टेशन का जो इंचार्ज है वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो इन्फोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज होगा। उसके बाद अगला सवाल है कि हु सुपरवाइजेस इंस्पेक्शंस कैरिड आउट बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, EOs हैं, BS14 के स्केल के लिए जो लोग इस वक्त अपेयर होंगे और EOs अपॉइंट होंगे, तो EO जो भी काम करता है, जो भी इंस्पेक्शंस करता है, उनको सुपरवाइज कौन करने वाला है? तो इसकी जो सुपरविजन है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है। जो SDEOs हैं उन्होंने जो है वो इसको सुपरवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु डज द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर टेक ऑर्डर्स फ्रॉम। तो जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ये बेसिकली किसके मातहत है, इसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं? तो हियरिंग ऑफिसर जो है ये इसको सुपरवाइज करेगा। हियरिंग ऑफिसर की तरफ से मिलने वाले तमाम के तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो SDEO को फॉलो करने पड़ेंगे, SDEO को फॉलो करने पड़ेंगे, और SDEO जो है हियरिंग ऑफिसर के सबऑर्डिनेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन हाउ मेनी आवर्स मस्ट द अरेस्टेड पर्सन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। अब ये सवाल जो है पीरा के एक्ट के अंदर भी बताया गया है, इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को पढ़ते हुए भी मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी अरेस्टेड पर्सन को किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना
ये उस इंसान का जिसको अरेस्ट किया गया है उसका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच मोबाइल एप्लीकेशन, अब यहाँ पर हम जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उस सेक्शन में से कुछ एमसीक्यूज को करने वाले हैं कि विच मोबाइल एप्लीकेशन इज विडली यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल मीटिंग्स। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और वर्चुअल मीटिंग्स के लिए जो ऐप यूज़ किया जाता है, अगर हम नज़र दौड़ाते हैं ऑप्शंस पे तो हमें पता चलता है कि वो जो दुरुस्त जवाब है इस ऑप्शन का वो जूम है। जूम एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं, गूगल ड्राइव इज़ मेनली यूज्ड फॉर विच पर्पज़। अब गूगल ड्राइव के मेन पर्पज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब अगर आप गौर से ऑप्शंस को देखते हैं ना तो बाज़ दफ़ा ऑप्शंस में से ही आपको जवाब मिल जाता है, इनकेस आपको जवाब ना आता हो। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है, गूगल ड्राइव बेसिकली क्लाउड शेयरिंग के लिए और फाइल शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच मोबाइल एप्लीकेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो ड्यूलिंगो जो है ये एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहां से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ड्यूलिंगो है। उसके बाद अगला सवाल है कि व्हाट इज गूगल्स एआई चैटबॉट कॉल्ड। तो गूगल का जो एआई चैटबॉट है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसका जो नाम है वो जेमिनाई एआई है। ये मैंने प्रीवियस आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने पढ़ाई है वो इस तरीकाकार से एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एवरीडे साइंस के सेक्शन को हमने स्टार्ट की है। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो नाइट्रोजन है। उसके बाद अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अच्छा, ये सवाल का जवाब मेरे बताने से पहले आपने कोशिश करनी है पॉज करके कुछ सोचें और उसके बाद फिर जवाब मुझसे सुने। विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो जैसे ही ह्यूमन बॉडी सनलाइट में आती है तो कौन सा वाइटामिन प्रोड्यूस होता है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो विटामिन डी है। विटामिन डी सनलाइट के नतीजे में जो है वो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिविटी। तो हाई कंडक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने के लिए कौन सा जो है वो मेटल यूज किया जाता है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो कॉपर है। ठीक है, कॉपर इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो किडनीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अब अंग्रेजी के सेक्शन में हमने स्टार्ट किया है सिनोनिम्स के पार्ट से। आप तमाम लोगों से अंग्रेजी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कोशिश करके कवर करेंगे। आपको आइडिया होगा कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। सो यहाँ पर आपसे सिनोनिम पूछते हुए आपको अगर सबसे आसान तरीका तो यही है कि आपको एक जुमला प्रोवाइड कर दिया जाए, उसमें जो लफ्ज़ यूज़ किया गया हो, जो वर्ड यूज़ किया गया हो जिसका सिनोनिम पूछना है, उसको हाईलाइट करके आपसे उसका सिनोनिम पूछ लिया जाए। इस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए आंसर कर सकते हैं। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर, द टीचर ट्राइड टू इल्यूसिडेट द डिफिकल्ट कंसेप्ट टू द स्टूडेंट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इल्यूसिडेट। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर सेंटेंस के आप जो है वो सेंस को समझने की कोशिश करें तो यहाँ बात ये की जा रही है कि उस्ताद ने मुश्किल कंसेप्ट आसान करके स्टूडेंट को बताया है। तो इल्यूसिडेट का जो वर्ड है इसका सिनोनिम यहाँ पर होगा एक्सप्लेन। मजीद वजाहत की है उस्ताद ने एक डिफिकल्ट कंसेप्ट की ताकि स्टूडेंट उसको समझ सकें। उसके बाद शी गेव अ सक्सेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक इन जस्ट फ्यू सेकेंड। अब यहाँ पर जो सिनोनिम पूछा जा रहा है वो सक्सेंट का पूछा जा रहा है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ब्रीफ है, कि उसने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है किसी उस टॉपिक, मखसूस टॉपिक के हवाले से कुछ ही सेकंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द लॉयर मेड अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट इन कोर्ट। अब यहाँ सिनोनिम पूछा जा रहा है कंपेलिंग का। तो कंपेलिंग का सिनोनिम अगर हम सेंटेंस के सेंस को समझते हैं तो परसुएसिव बनेगा। एक ऐसा आर्ग्यूमेंट वकील ने अदालत में दिया है जो कायल करने वाला है, परसुएसिव आर्ग्यूमेंट दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द बुक वाज रिटन इन वेरी लूसिड स्टाइल मेकिंग इट ईजी टू अंडरस्टैंड। अब लूसिड स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है, आप यहाँ से इस जुमले से ही सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, जिसने कारी के लिए किताब को आसान बना दिया है। तो इसका मतलब लूसिड का क्या मतलब होगा, यहाँ अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस लूसिड के बेसिकली एंटोनिम बनते हैं। क्लियर एक ऐसा वर्ड है जो इसका सिनोनिम बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, द इंस्ट्रक्शंस वर एक्सप्लिसिट।
लीविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूजन। अब एक्सप्लिसिट के बारे में पूछा जा रहा है कि एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है। अब यहाँ आप अच्छा इससे यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, उसका ऑपोजिट आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक्सप्लिसिट थी और एक्सप्लिसिट होने की वजह से कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसका मतलब एक्सप्लिसिट का मतलब होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस थी वो बिल्कुल क्लियर थी, वाजे थी। अब हमने क्लियर, वाजे, एक्सप्लिसिट ये जो वर्ड है इसका उलट ढूंढना है, तो इसका उलट जो होगा वो वेग होगा। आप यहाँ पर देखें ये तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं ये एक्सप्लिसिट के सिनोनिम्स हैं, हम मानी हैं, तो ऑपोजिट कौन सा है, वेग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के शी वॉज फीलिंग इलेटेड आफ्टर रिसीविंग द गुड न्यूज़। अब इलेटेड बहुत खुश को कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होने को कहते हैं, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो डिप्रेस्ड होगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं वो इलेटेड के सिनोनिम हैं, हम मानी हैं। उलट कौन सा है, डिप्रेस्ड है। मैंने सारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो एक तरह इस वजह से रखा है कि ये एक ऐसा ट्रिकी वे है, बाज़ दफ़ा सर्विस कमीशन इस तरीके से MCQ पूछ के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। उसके बाद अब हमारे पास कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री से चंद MCQs हैं कि अंडर विच सिख रूलर डिड मुस्लिम होल्ड हाई पोजीशन एंड इन्फ्लुएंस द पंजाब। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो महाराजा रंजीत सिंह है। महाराजा रंजीत सिंह बेसिकली ये सिख एम्पायर के फाउंडर भी हैं। आपसे सिख एम्पायर के फाउंडर के तौर पे अगर पूछा जाता है तो इसका दुरुस्त जवाब महाराजा रंजीत सिंह है। उसके बाद सवाल है कि विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ सिख एम्पायर अंडर द महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में सिख एम्पायर का कैपिटल शहर कौन सा था, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो लाहौर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच ट्रीटी मार्क्ड द फॉर्मल एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय द ब्रिटिश। तो पंजाब की जो एनेक्सेशन है ब्रिटिश की तरफ से फॉर्मली वो कब हुई है, किस ट्रीटी के अंडर हुई है, तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर 1849। सिखों की और ब्रिटिश की एक जंग होती है, बरतानिया की जंग होती है जिसको एंग्लो सिख वॉर कहा जाता है। उसके नतीजे में जब सिख जो है उनको शिकस्त होती है तो ये ट्रीटी साइन की जाती है जिससे जो है एक बड़े इलाके पर, रकबे पर जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से कब्जा कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग द लाहौर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द सिख एम्पायर विच लैंग्वेज वाज कॉमनली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका दुरुस्त जवाब पर्शियन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द मिनिमम एज। अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एज बिलो विच अ चाइल्ड कैन नॉट बी इंगेज्ड इन हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट सच एज इन फैक्ट्रीज और माइंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में हमने पढ़ा था और वहाँ पर हमें क्लियरली बताया गया था कि 14 साल की एक उम्र है जिससे कम उम्र बच्चे जो है किसी भी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में जो है जो उनकी जान को ख़तरा जो है वो क्रिएट कर सकती है, कि इस तरह की किसी भी मुलाजमत में वो जो है वो इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए और फेडरल शरीयत कोर्ट के लिए जजेस को अपॉइंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बिफोर टेकिंग ऑफिस हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ओहदे का हलफ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसके सामने लेता है, यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो प्रेसिडेंट के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट के सामने अपना हलफ लेता है और उसके बाद चार्ज संभालता है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान। तो 65 साल की उम्र है जिसको पहुंचकर एक जज जो है वो रिटायर होता है। ये रिटायरिंग एज स्पेसिफाई की गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और 62 साल की जो उम्र है वो स्पेसिफाई की गई है हाई कोर्ट के जज के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की हु अपॉइंट्स एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान व्हेन द पोजीशन इज वैकेंट और द चीफ जस्टिस इज अनएबल टू परफॉर्म ड्यूटीज। तो चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किसने करना है, यहां पर सवाल यह है। तो प्रेसिडेंट ने एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है जब चीफ जस्टिस मौजूद नहीं होगा या अनएबल होगा अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वेयर इज द परमानेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो परमानेंट सीट है वो जो है इस्लामाबाद में है। तो अब ये सारे के सारे सवाल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर दूं
तो सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सएप पे, वहां पर मैं ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, या फिर आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर पे कोऑर्डिनेट करने के बाद हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं, वहां पे भी आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी ताकि आप इन सवालों को पढ़ सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। कोशिश करें कि इस लेक्चर को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें, और लर्नअप पाकिस्तान की कम्युनिटी को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स हम आप तमाम लोगों तक पहुँचा सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।